ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुषमा श्रीवास। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2023-24 विपणन मौसम के लिए मसूर, गेहूं और जौ सहित सभी रबी फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने की मंजूरी दी। नीति आयोग की ओर से जारी किए गए आकांक्षी जिलों की रिपोर्ट में नारायणपुर जिले ने शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करते हुए शीर्ष 5 जिलों में स्थान बनाया। ईडी की टीम ने आज भी रायपुर, कोरबा और गरियाबंद में अधिकारियों के कार्यालयों और घरों में दबिश दी और इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कृषि मड़ई एग्री कार्निवाल का आज हुआ समापन। राज्यपाल हुई शामिल। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2023-24 विपणन मौसम के लिए सभी रबी फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। मसूर का न्यूनतम समर्थन मूल्य 500 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाया गया है, जो अब तक की सबसे अधिक बढ़ोतरी है। गेहूं के सरकारी खरीद मूल्य में 110 रुपये प्रति क्विंटल और जौ के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 100 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने यह जानकारी दी। राज्योत्सव के साथ ही प्रदेश में 1 नवंबर से धान खरीदी शुरू होगी। इस बार पंजीकृत किसानों से 110 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए 24,62,000 से अधिक किसानों का पंजीयन हो चुका है। इनमें 60,000 से ज्यादा नए किसान शामिल हैं। अपना धान बेचने के लिए किसान 31 अक्टूबर तक पंजीयन करा सकते हैं। वहीं प्रदेश की सभी सहकारी समितियों में धान खरीदी के लिए आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई है। खाद्य विभाग के सचिव टोपेश्वर वर्मा ने बताया कि खरीदी कार्य की लगातार निगरानी की जाएगी। उन्होंने बताया कि धान खरीदी की अधिकतम सीमा पिछले वर्ष के अनुसार 15 क्विंटल प्रति एकड़ लिंकिंग सहित निर्धारित की गई है। साथ ही खरीदी के लिए बारदाने की व्यवस्था भी कर ली गई है। वहीं मिल पंजीयन का कार्य भी शुरू हो चुका है। इसके अलावा धान खरीदी केंद्रों में अवैध रूप से आने वाले धान की आवक रोकने और संवेदनशील उपार्जन केंद्रों की पहचान के लिए नोडल अधिकारियों की नियुक्ति के संबंध में जिला कलेक्टरों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। नीति आयोग की ओर से आकांक्षी जिलों को लेकर रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें चैंपियन ऑफ चेंज डेल्टा रैंकिंग में नारायणपुर जिले का प्रदर्शन बेहतर रहा है। देश में घोषित 112 आकांक्षी जिलों में से ओवरऑल परफॉर्मेंस श्रेणी में शीर्ष 5 जिलों में नारायणपुर जिला 5वें स्थान पर है। वहीं स्वास्थ्य और पोषण श्रेणी में नारायणपुर जिले का स्थान दूसरा है। इसी तरह शिक्षा श्रेणी के आधार पर जारी मासिक डेल्टा रैंकिंग में नारायणपुर जिला 4थे स्थान पर है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि लोगों की आय में वृद्धि और सबकी समृद्धि राज्य सरकार का उद्देश्य है। यह बात मुख्यमंत्री ने आज भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत सक्ती जिले में चंद्रपुर विधानसभा क्षेत्र के मुक्ता गांव में कही। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने मुक्ता, जमगहन, मालखरोदा, सिघरा, साराडीह और सासरडोल में विभिन्न निर्माण कार्यों की घोषणा की। साथ ही उन्होंने चंद्रपुर में मरीन ड्राइव बनाने का ऐलान भी किया। राज्य में प्रवर्तन निदेशालय ईडी द्वारा छापों की कार्यवाही जारी है। आज ईडी की टीम जांच के लिए रायपुर स्थित छत्तीसगढ़ इंफोटेक प्रमोशन सोसायटी चिप्स के कार्यालय पहुंची। गौरतलब है कि ईडी द्वारा गिरफ्तार किए गए आईएएस समीर बिश्नोई चिप्स के सीईओ की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। बताया जाता है कि आईएएस बिश्नोई से पूछताछ के बाद मिली जानकारी के आधार पर ईडी की टीम ने चिप्स कार्यालय में दबिश दी है। वहीं ईडी की टीम आज कोरबा में आदिवासी विकास विभाग में पदस्थ सहायक आयुक्त माया वरियर के भिलाई स्थित निवास भी पहुंची। वहीं ईडी की एक अन्य टीम कोरबा के आदिवासी विभाग में दस्तावेजों की जांच कर रही है। इससे पहले आज सुबह ईडी की टीम ने रायगढ़ जिला कलेक्टर रानू साहू के गरियाबंद में पांडुका स्थित उनके माता पिता और अन्य परिजनों के घरों पर भी छापा मारा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि राज्य सरकार आदिवासियों को 32% आरक्षण का लाभ दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। यह बात उन्होंने कल रायपुर में आदिवासी समाज के प्रतिनिधियों से मुलाकात के दौरान कही। मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल के साथ आरक्षण के मुद्दे पर चर्चा करते हुए कहा कि राज्य में आदिवासियों को 32% के आरक्षण का लाभ दिलाने के लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इस विषय को लेकर सर्वोच्च न्यायालय जाएगी। विदेशों में निवासरत छत्तीसगढ़ के अप्रवासी भारतीयों को एक सूत्र में जोड़ने और छत्तीसगढ़ की कला तथा साहित्य को संजोए रखने तथा प्रचार प्रसार करने के लिए गठित एनआरआई सेल की पहली बैठक आज मंत्रालय में संपन्न हुई। गृह विभाग के प्रमुख सचिव मनोज पिंगुआ की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में निवेश और तकनीकी हस्तांतरण जैसे मुद्दों पर सहयोग को लेकर चर्चा हुई। साथ ही विदेशों में रह रहे अप्रवासी भारतीयों के साथ जीवन संबंध बनाए रखने और राज्य की प्रगति के लिए आवश्यक सुझाव लेने तथा सूचना प्राप्त करने के बारे में विचार विमर्श भी किया गया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। बिलासपुर जिले के कोटा में आदिवासी लोक कला महोत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राज्यपाल अनुसुईया उइके शामिल हुई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि आदिवासी समुदाय ने प्रकृति के साथ रहते हुए आदिकाल से लगातार अपने परिवेश की देखभाल कर उसके संरक्षण और संवर्धन का काम किया है। आदिवासी समाज के धर्मगुरुओं ने विश्व की रक्षा के लिए पर्यावरण के संतुलन के सिद्धांतों को भी जीवन में अपनाने का संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि इन संदेशों का प्रचार आधुनिक समाज को नई दिशा दे सकता है। इस महोत्सव का आयोजन छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज द्वारा किया गया था। रायपुर स्थित इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कृषि मड़ई एग्री कार्निवाल का आज समापन हुआ। इस मौके पर राज्यपाल अनुसुईया उइके मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थीं। 5 दिवसीय इस कार्निवाल में 10 अफ्रीकी देशों युगांडा, जिम्बाब्वे, मेडागास्कर, सेनेगल, इथोपिया, नामीबिया, घाना, माली, सेशल्स के अलावा साउथ एशियन देश नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका और भारत सहित लगभग 15 देशों के कृषि वैज्ञानिक शामिल हुए। नगरीय प्रशासन और श्रम मंत्री डॉक्टर शिवकुमार डहरिया ने प्रदेश के श्रमिकों से श्रम विभाग की योजनाओं का लाभ उठाने को कहा है। डॉक्टर डहरिया ने आज रायपुर जिले के आरंग में मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना के तहत 362 हितग्राहियों को 72 लाख रूपये से अधिक की राशि का वितरण किया। इस मौके पर उन्होंने विभागीय अधिकारियों को अधिक से अधिक श्रमिकों को इस योजना से लाभान्वित करने के निर्देश दिए। भिलाई में रोजगार सृजन केंद्र की स्थापना की गई है। यह प्रदेश का दूसरा रोजगार सृजन केंद्र है। इसका शुभारंभ छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष संजय चौबे ने किया। स्वावलंबी भारत अभियान के प्रांत समन्वयक जगदीश पटेल ने बताया कि देश भर के 23 संगठन साथ मिलकर यह कार्य कर रहे हैं। इस अभियान का उद्देश्य बेरोजगारों को रोजगार के साधन उपलब्ध कराने के लिए आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक क्षेत्र में काम करने वाली संस्थाओं से जोड़ना है। कोंडागांव जिला कलेक्टर ने पंचायत पदाधिकारियों से ऑनलाइन ठगी से सतर्क रहने की अपील की है। मिली जानकारी के मुताबिक पिछले दिनों जिले के विभिन्न ग्राम पंचायतों के पदाधिकारियों को एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा फोन कर निर्माण कार्यों के लिए राशि आवंटित कराने का प्रलोभन दिया जा रहा था। जिला कलेक्टर ने इस मामले को संज्ञान में लिया है। उन्होंने पंचायत पदाधिकारियों से कहा कि केवल विभागीय अधिकारी ही विकास कार्यों की मंजूरी दे सकते हैं, इसलिए इस प्रकार के किसी भी प्रलोभन या लालच में न आएं। इस बीच कोरबा जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने पाली ब्लॉक के 2 सचिव, करतला के 1 सचिव और करारोपण अधिकारी को निलंबित कर दिया है। निलंबित कर्मियों पर सरकारी योजना के क्रियान्वयन में लापरवाही बरतने का आरोप है। कवर्धा में आज से 22वीं राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता शुरू हुई। कार्यक्रम का शुभारंभ पंडरिया विधायक ममता चंद्राकर ने किया। इस स्पर्धा में क्रिकेट, बैडमिंटन, वॉलीबॉल और तीरंदाजी की प्रतियोगिताएं होंगी। इस स्पर्धा में बस्तर, बिलासपुर, दुर्ग, रायपुर और सरगुजा संभाग के खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। और अब पेश है मौसम का हाल। दक्षिण पश्चिम मानसून के विदाई के लिए परिस्थितियां अनुकूल बनी हुई हैं।
जिसके कारण अगले 2 दिनों के दौरान प्रदेश के कुछ और भागों में मानसून की विदाई हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में बंगाल की खाड़ी से पर्याप्त मात्रा में नमी आ रही है, जिसके कारण कल कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। इस दौरान राज्य में 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ वज्रपात भी हो सकता है। और अब कुछ खबरें संक्षेप में। जन सूचना अधिकारियों के लिए 20 अक्टूबर को रायपुर में कार्यशाला आयोजित की जाएगी, जिसमें छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग के मुख्य सूचना आयुक्त एमके राउत के साथ ही रायपुर कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेन्द्र भूरे भी शामिल होंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जनसंपर्क विभाग की हिन्दी अंग्रेजी नवीन द्विभाषी वेबसाइट का लोकार्पण किया है। इस नई वेबसाइट में समाचारों के अलावा विभागीय और छत्तीसगढ़ से संबंधित समस्त जानकारी हिन्दी और अंग्रेजी में उपलब्ध होगी। इस वेबसाइट में जिलों के लिए अलग सेगमेंट भी बनाया गया है। नारायणपुर ओरछा मार्ग पर झोरी गांव के पास माओवादियों ने एसडीडी मशीन और ट्रक को आग के हवाले कर दिया है। इस इलाके में बीएसएनएल द्वारा फाइबर केबल बिछाने का काम किया जा रहा है। इसी काम में लगे वाहनों में माओवादियों ने आग लगा दी। बिलासपुर में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच आपस में चाकूबाजी और मारपीट की घटना हुई है, जिसमें एक व्यक्ति घायल हुआ है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ बलवा और हत्या का मामला दर्ज किया है। और जांजगीर के खोखरा गांव के पास राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण के दौरान धूल उड़ने से परेशान स्थानीय लोगों ने आज चक्का जाम किया। पुलिस की समझाइश के बाद ग्रामीणों ने चक्का जाम समाप्त किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2023-24 विपणन मौसम के लिए मसूर, गेहूं और जौ सहित सभी रबी फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने की मंजूरी दी। नीति आयोग की ओर से जारी किए गए आकांक्षी जिलों की रिपोर्ट में नारायणपुर जिले ने शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करते हुए शीर्ष 5 जिलों में स्थान बनाया। ईडी की टीम ने आज भी रायपुर, कोरबा और गरियाबंद में अधिकारियों के कार्यालयों और घरों में दबिश दी। और इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कृषि मड़ई एग्री कार्निवाल का आज हुआ समापन, राज्यपाल हुई शामिल। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।